नील नदी का उपहार मिस्र। एक प्रश्न तो यही बन जाता है, नील नदी की देन मिस्र, मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन रही है। ये एक प्रश्न तो आपका ऐसे ही तैयार हो गया। इसमें कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे एक शब्द है खाड़ी। खाड़ी क्या होती भाई? समुद्र का एक ऐसा छोटा और संकरा भाग होता है जो भूभाग के भीतर तक चला गया होता है। ठीक है, खाड़ी क्या है? समुद्र का होता है, समुद्र का भाग है, छोटा और संकरा होता है जो भूभाग के भीतर तक चला गया होता है। ओके, अब खाड़ी में भी दो शब्दों का यूज होता है अंग्रेजी में, है ना? एक बे होता है और एक गल्फ होता है। दोनों का मतलब खाड़ी ही है, दोनों में अंतर भी है। ठीक है, देखो एक तो क्या करें, बे होता है एक ऐसा भाग जहां की भूमि चापाकार आकृति बनाती हो। ठीक है, ये होती है बे, जैसे अपनी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, समझ गए भाई? जी सर। जी सर। और दूसरा भूमि से घिरा भाग, भूमि से घिरा हुआ समुद्र का भाग। वो होती है गल्फ। ध्यान रखिएगा, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जो, अब देखिए, वो सकरा होता है, ये चापाकार होता है, और जो गल्फ होता है ना, वो कैसा होता है? सकरा होता है। जैसे जब बंगाल की खाड़ी देखते हैं ना, तो उसका कुछ ऐसा आकार नजर आता है आपको, ऐसा नहीं आकार नजर आता है। और जब गल्फ ऑफ, जैसे हम देखते हैं कि ये अपने यहाँ पे है, ये ये क्या है? ये सकरा भाग है ना, दिख रहा है? ये गल्फ है, जी सर, दिख रहा है। खंबात की खाड़ी। ये गल्फ है और ये बे है। दोनों में अंतर याद रखना। बे जो होती चापाकार होती है, मतलब खुले मुंह की होती थोड़ी सी, और जो गल्फ होती है समुद्र का घिरा हुआ भाग होता है, सकरा भाग होता है। ठीक है ना, धसा हुआ भाग होता है। ओके, चलिए बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर के अपने। मिस्र अरब गणतंत्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में ही है, हमको पता है कि पहले से भी, लेकिन इसकी स्थिति दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका के संगम पर है। मिस्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? एशिया और अफ्रीका के संगम पर। सुएज नहर के निर्माण से पहले सुएज जल संधि अफ्रीका और एशिया के बीच स्थल पुल का काम करती थी। जब सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, तब एक होती थी सुएज स्थल संधि। स्थल संधि का मतलब एक ऐसा भाग जो दो स्थलों को एक साथ जोड़ता हो, वही है स्थल संधि। ठीक है, क्योंकि जो सुएज नहर है, हमको ये पता है कि सुएज नहर सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया था, है ना? सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया था। सिनाई प्रायद्वीप का मतलब है ऐसे ये क्षेत्र रहा होगा, चार तरफ इससे ऐसे समुद्र को घिरा रहा होगा, ऐसे कुछ प्रायद्वीप, सॉरी, तीन ओर से समुद्र को से घिरा रहा होगा, तभी ना प्रायद्वीप रहा होगा। तो जब सुएज नहर नहीं था, तो सुएज स्थल संधि ही एक माध्यम थी जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ रही थी। आज भी पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुएज नहर एक सुगम और महत्वपूर्ण द्वार का काम करता है। मिस्र के पड़ोसी देशों को ध्यान से देखा जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि मिस्र विशाल सहारा मरुस्थल का ही भाग है। आपको याद रखना है कि वो सहारा मरुस्थल का ही भाग है। मिस्र देश का थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आप, हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन यहाँ पे पता होना चाहिए। इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि मिस्र देश का थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। नील नदी के जीवनदायिनी जल के कारण
यह अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न घने बसे देशों में से एक है। इसी कारण इस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। नील नदी की घाटी में संसार की एक बहुत पुरानी सभ्यता विकसित हुई। बार बार नील नदी का नाम आ रहा है, तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। भूमि और जलवायु की बात करें तो वर्षा की मात्रा कम होती है। मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थल है, इसलिए इस भाग में आबादी नहीं के बराबर ही है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ अर्थात अप्रैल मई में दक्षिण की ओर से गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं। इनको बोलते हैं खमसिन। अब बात आ गई खमसिन की, तो खमसिन क्या भाई? ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत में या फिर अप्रैल और मई के महीना में दक्षिण की ओर से चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं खमसिन कहलाती हैं, जो मिस्र में बहती हैं। बात क्लियर हुई? यस सर। मिस्र में बहने वाली वो हवाएं जो गर्मी के शुरुआत में या अप्रैल मई के महीना में दक्षिण की ओर से गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं खमसिन। नील नदी के दोनों तटों के साथ की सकरी पट्टी की भूमि बहुत उपजाऊ है। दोनों तटों की नदी ने सकरी पट्टी में बाढ़ के दौरान कांप मिट्टी बिछा रखी है। वास्तव में मिस्र देश के 30वें भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। अधिकतर लोग नील नदी के दोनों ओर फैली सकरी पट्टी में ही रहते हैं। इस पट्टी का अधिकतम विस्तार 26 किलोमीटर से अधिक नहीं है। कहीं कहीं पर तो ये 2 या 3 किलोमीटर ही चौड़ी है। ये जो पट्टी है बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। ये आपकी है नील नदी। कहां से निकल रही है नील नदी? कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। अब देखिए, यहाँ पे नुबियन मरुस्थल एक है। ये कहाँ पड़ेगा? अपने मिस्र में पड़ेगा। ठीक है। नासिर झील यहाँ पे देख लो, तो नासिर झील भी आपके मिस्र में मिलेगी। कर्कवृत्त देखिए मिस्र से होकर गुजर ही रहा है। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे लिबिया वाला मरुस्थल भी अफ्रीका में थोड़ा बहुत आता है। यहाँ पे देखिए एक है डाकिया कोई वो है खनिज संसाधन का क्षेत्र है। अलमहारिक भी है। यहाँ पे आसवान बांध देखिए आपको नील नदी पर ही देखने को मिलेगा। कोमोम्बो एक जगह है, यहाँ पे कोमोम्बो भी याद रखना है। ये लाल सागर है। लाल सागर देखिए मिस्र से लगा हुआ एरिया दिखता है ना, मिस्र से लगा हुआ है लाल सागर। और ये रहा अपना सिनाई प्रायद्वीप। यहां सिनाई प्रायद्वीप यहां से काटा गया स्वेज नहर के लिए। ठीक है। और इसके इस तट पे देखो, इस वाले तट पे पोर्ट सईद आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अल सिकंदरिया है ना, ये भी आप याद रखेंगे। यहीं पे है। ये कहाँ पे है? इसके मुहाने पे है। किसके मुहाने पे है? नील नदी के मुहाने पर है। ठीक है। ये स्वेज नहर है और ये है स्वेज की खाड़ी। काहिरा आप देख रहे हैं तो नील नदी के किनारे है। और अब एक चीज और, एक सवाल याद रखने अपने को, ये लाल सागर है ना, यहां इधर होगा भूमध्य सागर। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ रहा है? तो स्वेज की खाड़ी को जोड़ता है और इधर भूमध्य सागर को भी जोड़ता है। ओके, ठीक है भाई। याद? यस सर। जी सर। और याद ये भी रखना है, तिमसा झील भी यहाँ पे देखो है। यहाँ पे एक तिमसा झील भी है। ठीक है। तिमसा झील के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। और इसमें क्या ऐसा दिख रहा है? इतना तो आपको पता हो गया। अब देखिए, मिस्र के दक्षिण में क्या है? सूडान एक देश, ये भी आपको पता हो गया। इसके उत्तर पूर्व में या फिर पूरब में लाल सागर आपको देखने को मिलेगा नहीं। और ये है सिनाई प्रायद्वीप पूरा का पूरा। ये इधर एशिया, इधर अफ्रीका, ये बीच में पड़ रहा था, बफर जोन का काम कर रहा। ये आपका भूमध्य सागर हो गया। ठीक है। इधर देखिए लीबिया का पठार भी आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिए लीबिया का किधर है? पश्चिम में आपको देखने को मिल रहा है। इधर पूरब और उत्तर पूरब में आपको मिलेगा लाल सागर। ठीक है ना। पूरब और उत्तर पूरब में, पश्चिम में लीबिया, उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में सूडान आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में नासिर झील कहाँ है? भैया मिस्र में है। नुबियन मरुस्थल कहाँ? मिस्र में है। आसमान बांध नील नदी पे है। आसमान एक शहर भी है। आसमान शहर जो है या जो स्थान है वो आसमान बांध के कौन से तट पे दिखेगा? दाहिने तट पे या फिर पूरब की ओर दिखेगा। बात ध्यान रखना। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है।
यहाँ पे देखिए एक मेरे ख्याल से एस्यूत जो ना ये भी पोर्ट है, नील नदी पे बना पोर्ट है एक एस्यूत, इधर है पश्चिम साइड में है नील नदी के। ये सब चीजें थोड़ी सी याद रखनी है ऐसे ही। नील नदी संसार की सबसे लंबी विक्टोरिया झील से निकल रही है। यह झील विषुवतीय प्रदेश में स्थित है जहां साल भर वर्षा होती है। नील नदी में साल भर वर्षा होती, सॉरी, नील नदी सतत वाही नदी है। उसका प्रमुख कारण है कि यहां पर साल भर वर्षा होती रहती है, ठीक है ना, इसलिए ये ध्यान रखना। इसलिए मिस्र में प्रवेश करने से पहले बहुत अधिक मात्रा में जल ग्रहण कर लेती है। मिस्र में प्रवेश करने से पहले का मतलब क्या है? विक्टोरिया झील कहीं और है क्या? बताइए कहां है विक्टोरिया झील? फिर विक्टोरिया झील आपकी पड़ती है युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर, ठीक है, तंजानिया की सीमा पर। ये ध्यान रखना है अपने को, हाँ याद रखना। अब यहां पे लगे हाथ हमको एक चीज बता दो कि ये तो ये याद रखना है कि विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी आलावण झील में से एक है। ये युगांडा की राजधानी क्या है भाई? कंपाला। केनिया की राजधानी क्या है? और तंजानिया की राजधानी बताओ तो। क्या पढ़ रहे हो भैया? कम से कम इतना तो याद रखो ना। डोडोमा। क्या? डोडोमा। डोडोमा, दोदोमा, ठीक है, बात समझे, दोदोमा। उनकी राजधानी भी याद रखनी है। चलिए, काहिरा के निकट इस नदी की कई शाखाएं हो जाती हैं। काहिरा के पास में ही इस नदी की कई सारी शाखाएं हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे काहिरा यही तो है, इसके पास देखिए कई सारी शाखाएं इसकी देखने को मिल जाती हैं। फिर हमें ये धाराएं नील के पानी को एक बड़े भूभाग में बांट देती। इन्हीं धाराओं को बोलते हैं वितरिकाएं। अपने मानचित्र में नील नदी की वितरिकाओं को देखो, इनसे एक त्रिभुज बन जाता है जिसका शीर्ष बिंदु काहिरा है। नदी के मुहाने पर बने इस प्रकार के त्रिभुजाकार भूभाग को जिसमें नदी की वितरिकाएं हैं उनको बोलते हैं डेल्टा। यहां से आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखो, यहाँ एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये, है ना, ऐसे त्रिभुज की तरह बन जाएगा, तो वो डेल्टा है। फिर मतलब डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा है क्या? अब ये ग्रीक भाषा की वर्णमाला का चौथा अक्षर है। ग्रीक भाषा की वर्णमाला का चौथा अक्षर है डेल्टा। उसके समान आकार का होने के कारण ग्रीक लोगों ने इसका नाम रख दिया डेल्टा। मतलब ग्रीक लोगों ने ही इसका नाम डेल्टा रखा था। डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा लाई गई मुलायम मिट्टी से होता है। इस मुलायम मिट्टी को बोलते हैं कांप या जलोढ़ मिट्टी। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाई गई मुलायम मिट्टी से होता है जो कांप या जलोढ़ होती है। मतलब साफ साफ है कि डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाए गए कांप या जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा होता है, जहां पर नदियां इन सब का निक्षेप करती हैं। एक निक्षेपित स्थल है, निक्षेपित मैदान है ना डेल्टा क्षेत्र। कांप क्या है सर? नदी के मुहाने पर लगातार नई कांप मिट्टी जमा होती रहती है। परिणामस्वरूप डेल्टा उस समुद्र या झील में बढ़ता ही रहता है जिसमें नदियां गिरती हैं। और डेल्टा और एक दूसरा रूप क्या है डेल्टा का? एक तो डेल्टा होता है, दूसरा क्या होता है बताएगा कोई हमें? एस्चुअरी। तो एस्ट्री तो नीचे रहता है ना? हाँ, तो डेल्टा और एस्चुअरी में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि डेल्टा बनता है समुद्र सतह के ऊपर दिखने लगता है, दलदली क्षेत्र। एस्चुअरी क्या है? ये नीचे रहता है, पानी के नीचे बनता है, ठीक है, यही अंतर है। साधन और उनके उपयोग की बात करें। फसल,
मिस्र में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। यहाँ कुल भूमि का केवल 3% भाग पर ही खेती होती है, परंतु फिर भी यहाँ की 3/4 जनसंख्या खेती में लगी है। याद रखना। अतः मिस्र में कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। नील नदी की घाटी और डेल्टा भाग विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ भागों में से एक है, किंतु यहाँ सिंचाई के बिना खेती नहीं हो सकती है। सिंचाई यहाँ जरूरी है। पिछले 5000 सालों से मिस्र का किसान बड़ी कुशलता से नील नदी के बाढ़ का पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लाता रहा है। मिस्र के किसान को बोलते हैं फल्लाह। फल्लाह यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न रहा है। तो फल्लाह क्या है भाई? फल्लाह है मिस्र के किसान से जुड़ा हुआ शब्द। मिस्र के किसानों को क्या बोलते हैं? फल्लाह बोलते हैं। फल्लाह क्या करते हैं? अपने छोटे छोटे खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए वो अपने खेतों से साल में 2 फसलें निकाल भी लेते हैं। ओके, ये याद रखना भाई। चलिए, मक्का। फैला क्या है तो याद रखना रहना चाहिए। मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। खजूर भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण उपज है, जिसकी सबसे ज्यादा उपज मरुद्यानों में मिलती है। अभी एक शब्द मरुद्यान आया हुआ है, और ये मरुद्यान शब्द हम पूछेंगे अभी, ध्यान रखना। कहीं से भी आप लोग पता कर लो, क्योंकि मरुद्यान पे भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। अब ये मत बोल देना कि मरुद्यान मतलब वही मरुस्थल वाला एरिया। मरुद्यान कुछ और है, आप लोग खोजो। लिखते भी चल रहे हैं कि बस? अब देखिए, मरुद्यान आप लोग खोजो। कपास मिस्र की मुख्य नकदी फसल है। तो मिस्र की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो कपास है। मिस्र की कपास अपनी उत्तमता के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध है। मिस्र की जो कपास है वो क्या है? उत्तमता के लिए जानी जाती है। संसार में क्यों प्रसिद्ध है? तो ये मत बोल देना चौड़ाई के लिए जानी जाती है, सॉरी 3-4 मीटर लंबाई लंबे रेशे के लिए जानी जाती है। ये भी ऑप्शन आ सकता है आपके सामने। बात समझे ना? क्योंकि कपास का रेशा इतना लंबा होता नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? 1 से 2 मीटर तक हो सकता है उसका रेशा लंबा। ठीक भाई? जी सर। हाँ, इसलिए क्योंकि ये उत्तम उत्तम है। कपास के लिए उपजाऊ मिट्टी, ऊंचे तापमान, तेज धूप की जरूरत पड़ती है। अब कपास के लिए जो शर्त है वो वही रहेगी जो पहले रहा करती थी। तो उपजाऊ मिट्टी चाहिए होंगी इनको, ऊंचे तापमान चाहिए होंगे, तेज धूप भी चाहिए होगी। सिंचित क्षेत्र में बढ़िया पैदावार होती है इसकी। कपास के डोडे, डोडे मतलब 6 महीने में पक जाते हैं। डोडा होता है, वो आप देखे होंगे तो कपास पक जाने पर वो फट जाते हैं। अरे वो जो मनवा का पेड़ होता है ना, उसमें देखेंगे तो उसका फल जो लगेगा हरा हरा होगा, पत्ती के कलर का ही होगा। वो दिखने में बहुत, मतलब पत्ती के कलर का होता है ना, तो छिपा रहता है उसी में। लेकिन जब वो पक जाता है, जब वो फूटता है, तब उसमें से रुई निकल जाती है ऐसे। फिर उसको निकाल लेते हैं, तो गांव में दीपक को जलाने का काम आता है वो। ठीक है, मनवा का पेड़ होता है वो। सेम प्रोसेस इसका भी वही है। वैसे जब वो फूट जाता है फल, तो कपास ऊपर दिखती है, फिर उसको चुन लिया जाता है। तो डोडे वही हैं उसके। पक जाने पर फट जाते हैं, उनमें से नरम नरम एकदम सफेद कपास दिखाई देने लगती है। वर्षा, कोहरा, धूल, कीड़े कपास की फसल को हानि पहुंचाते हैं। ये पहले भी पहुंचा रहे थे, आज भी पहुंचा रहे हैं, तो ये नहीं बदलेगा। इस दृष्टि से मिस्र का गर्म, शुष्क, स्वच्छ मौसम कपास की पैदावार के लिए बहुत उपयुक्त है। मतलब क्या है? कथन दे दिया जाए, मिस्र में कपास के उत्पादन के लिए मिस्र की कपास, सॉरी, मिस्र में कपास एक मुख्य नकदी फसल है। कारण दे दिया जाए कि यहाँ का गर्म, शुष्क और स्वच्छ मौसम इसकी पैदावार के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। मतलब क्या है? कथन और कारण सही रहेंगे, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। बात समझे? ध्यान रखना। जल साधन क्या होते हैं? नील नदी पर कई ऊंचे ऊंचे बांध बनाए गए हैं। उनमें सबसे बड़ा है आसवान बांध। आसवान बांध, कई सारे बांध हैं नील नदी पे। यहाँ पर हमने कितने सारे बांध देखे थे? आसवान बांध ही देखे थे क्या? एक ये आयना, आयना भी बांध है, एस्यूत भी बांध है, ये भी याद रखना। कोमोम्बो भी एक बांध है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे बांध आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ देखिए अलगिजा दिया गया, तो अलगिजा भी एक बांध ही है। लेकिन इनमें सबसे ऊंचा बांध आपका है आसवान बांध।
ठीक है। उनमें सबसे बड़ा आसमान बांध है। ये पिरामिड क्या है, पिरामिड का आकृति विशिष्ट संरचना देखा जाए तो पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों को ऐसे करके, ठीक है। इन बांधों से निकाली गई नहरों से वर्ष भर सिंचाई होती, साथ ही यहाँ जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। अब हमें ये पता चल गया है कि ये जो एस्यूत, आयना, असवान के अलावा भी कोमोमो, ऐसे जो जगह दिख रही है ना, ये सब बांध हैं। ये देखिए नहर निकाली गई है, यहाँ से देखिए नहर चल रही है ऐसे, है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। खनिज और उद्योग की बात करेंगे हम। खनिज तेल मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। यह सिनाई प्रायद्वीप, लाल सागर तटवर्ती भागों में मिलता है। तो खनिज तेल मिस्र में कहाँ मिलता है? तो सिनाई प्रायद्वीप और लाल सागर के तटवर्ती भाग में। एक चीज और याद रख लेना, ये जो सिनाई प्रायद्वीप बार बार नजर में आ रहा है, इधर देख लेंगे तो ये क्या है, लाल सागर, इधर देखेंगे सुएज की खाड़ी है ना, इधर ये आपका भूमध्य सागर, ऐसे, और इस तरफ आपको एशिया नजर आएगा सिनाई प्रायद्वीप के। इसकी भी सीमा के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, चलो यस। हाँ, अब बात करते हैं आगे हम सब। फास्फेट, समुद्री नमक, मैंगनीज, लौह अयस्क, यहाँ के अन्य खनिज, सूती वस्त्र उद्योग और खाद्य सामग्री उद्योग मिस्र के सबसे पुराने और मुख्य उद्योग हैं। मिस्र के सबसे पुराने और मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग और खाद्य सामग्री उद्योग। विभिन्न प्रकार के उपकरण, इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग जैसे उर्वरक बनाना, कांच और साबुन तथा तेल परिष्करण उद्योगों का भी तेजी से विकास हो रहा है। जनसंख्या की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जनसंख्या का आंकड़ा बदल चुका है और ये पुराना आंकड़ा है, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे। इसमें इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ये याद रखना चाहिए हमको। और इसमें कुछ है, सबसे ज्यादा नील नदी घाटी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अल काहिरा मिस्र की राजधानी है, या फिर कैरो भी नाम याद रखना है। मिस्र की राजधानी अल काहिरा या कैरो इसकी राजधानी है। और कैरो या अल काहिरा जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर भी। सर इसकी राजधानी चेंज हो रही है ना मिस्र की? हाँ, अभी चेंज होने का चेंज नहीं हो रही, काहिरा ही रहेगी, उसका विस्तार किया जाएगा बस, ठीक है। तो कैरो या फिर अल काहिरा जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पे दो चीजें प्रसिद्ध हैं, एक पिरामिड और एक है स्फिंक्स काहिरा। स्फिंक्स और पिरामिड काहिरा के पास में ही है। यहाँ पे मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा और प्रमुख बंदरगाह है अल इस्कंदरिया या अल सिकंदरिया। क्या है ये? बड़ा नगर, दूसरा बड़ा नगर और प्रमुख बंदरगाह है मिस्र का। और अब ये अल सिकंदरिया कहाँ पर दिखाए थे भाई? तो अल सिकंदरिया आपको देखने को मिलेगा नील नदी के मुहाने पर, है ना, यहीं पे तो है। बात समझ रहे हैं ना, याद रखना इसको भी। अल सिकंदरिया, बरसईद जिसको बोलेंगे पोर्ट सईद, सुएज नहर पर है। और ये क्या है? ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। पोर्ट सईद हमने कहाँ दिखाए थे आपको? तो ये है पोर्ट सईद, यहाँ पे। रुकिए, इसको पहले इरेज करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए पोर्ट सईद कहाँ पे है? ये इस साइड में है ना, दाहिने तट पे, नहीं, ध्यान रखना इसको भी भाई। यातायात, रेल मार्ग, सड़कें नील नदी के साथ साथ बनाए गए हैं। नील के डेल्टा प्रदेश में तो सड़कों और रेल मार्गों का जाल ही बिछ गया है। वैसे सभी दिशाओं में जाने वाली सड़कें हैं। काहिरा यातायात मार्गों का केंद्र है। यह प्रमुख एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मिस्र को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का श्रेय सुएज नहर का ही है। सुएज नहर का विशेष स्थान है, ठीक है, याद रखना। सुएज नहर अफ्रीका एशिया को अलग करने वाली जल स्थल संधि को काटकर बनाई गई। अब भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। 1869 में इस नहर के बन जाने से बंबई से लंदन तक के मार्ग में 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम हो गई थी। यह नहर 162 किलोमीटर लंबी है। सुएज नहर के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए कि 162 किलोमीटर लंबी है और इसे पार करने में एक जलयान को 10 से 12 घंटे का समय लगता है। 10-12 घंटा में 162 किलोमीटर कवर कर लेता है जलयान, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कुछ नए शब्द आए हुए हैं, ये सब हमने बता दिया क्या होता है, ये नदी वितरिका क्या होती है और डेल्टा क्या होते हैं, ये सब हमने आपको बता रखा है। संक्षेप में बताना, नील नदी किस स्थान से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकल रही है। बोलते रहो, उत्तर तो बताओ। विक्टोरिया झील से। मिस्र की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? मक्का, ज्वार, कपास। अरे, कपास। खेती के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? मिस्र में खेती के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत पड़ती है, शुष्क मौसम होता है वगैरह। ठीक है। सुएज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? मध्य सागर और लाल सागर। मध्य सागर और लाल सागर। सागर और लाल सागर। बिल्कुल। नील नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? असवान। असवान बांध है। ठीक है। अब देखो, सहायक नदी और वितरिका में अंतर क्या होता है? वितरिका जो होती ना, वो नदी के लास्ट में जाके अलग अलग हो जाती है, अलग अलग खंड में बढ़ जाती है। सहायक जो होती हैं वो चलते हुए मिलती भी हैं, वो अपना पानी देती हैं उनको। ये पानी बांटने का काम करती है, पानी देने का काम करती हैं। यही अंतर है सबसे बड़ा, सहायक और वितरिका। जल संधि और स्थल संधि में क्या अंतर है? तो जल संधि जहां दो जलीय भागों को जोड़ने का काम करते हैं, स्थल संधि वहीं पर दो स्थलों को जोड़ने का काम। ओके, चलिए। सुएज नहर संसार का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इस मार्ग से जाने वाले माल पर बहुत कम चुंगी लगती है। सही है क्या? यह आशा अंतरिक्ष का पूरा चक्कर बचाती है। यह नहर पूरी तरह समुद्र तल पर बनी है। यह संसार की सबसे बड़ी नहर है। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? ना तो ये चुंगी बचाती है, ना ये समुद्र तल पर बनी है, ना संसार की सबसे बड़ी नहर है। ये भैया आशा अंतरिक्ष का पूरा चक्कर बचा देती, मतलब 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी की बचत करती है ये नहर। ओके, बात समझ गए ना? सोने और हीरों का देश दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे देखिए दो पारिभाषिक शब्द आए हुए हैं, एक आया है अंतरीप और दूसरा आया समुद्री धारा। अंतरीप क्या है? भूमि का ऐसा संकरा भाग जो समुद्र में घुसा हो, अंतरीप होता है। आशा अंतरीप नाम सुना होगा। भूमि का सकरा भाग। अभी तक जो हमने खाड़ी देखी थी वो जल मतलब समुद्र का ऐसा भाग होता, सकरा भाग होता जो भूमि में घुसा होता था। अब अंतरीप क्या है भैया? एक भूमि का ऐसा सकरा भाग जो समुद्र में घुसा हो, वो अंतरीप है। समुद्री धारा क्या है फिर? महासागर की सतह पर जल का प्रवाह जो एक निश्चित दिशा में नदी के समान बहता है। एक निश्चित दिशा होती है समुद्री धारा की, याद रखना। महासागर की सतह पर जल का प्रवाह करता है, बहता होता है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है एक बड़ा सा देश। क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/8 है, लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत कम है। अपनी खनिज संपदा के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध खनिज संपदा में सोना, हीरे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है। इस देश के मानचित्र को देखो, एक ओर से अटलांटिक महासागर, दूसरे ओर से हिंद महासागर घिरा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग पर इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। अटलांटिक भी है इधर और उधर है अरब सागर, हिंद महासागर अपना। भूमि और जलवायु की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचा पठार है जिसका ढाल पश्चिम की ओर है। ठीक है। इस पठार के पूर्वी किनारे पर ड्रकेंसबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर है, याद रखना। और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है ड्रकेंसबर्ग पर्वत। इनकी कुछ पहाड़ियों की ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है। ड्रकेंसबर्ग पर्वतमाला के बारे में याद रखना, इसकी अवस्थिति क्या है। इन पर्वतों के पूर्व में भूमि का ढाल बहुत तेज है, दक्षिण की ओर ढाल सीढ़ी के समान है। ये जो ड्रकेंसबर्ग पर्वत है, पूर्व में भूमि का ढाल बहुत तीव्र है और दक्षिण की ओर देखा जाए तो ढाल जो है सीढ़ी के समान है। पठारी प्रदेश घासों से ढके हैं, इसे बोलते हैं वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका का जो पठारी प्रदेश घासों से ढका हुआ प्रदेश है वो बेल्ड प्रदेश है, वेल्ड है वो। और वेल्ड जो है ना, डच भाषा का शब्द है अर्थ होता है घास का मैदान। डच भाषा में वेल्ड जो है डच भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है घास का मैदान। दक्षिण अफ्रीका कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में है। इसकी जलवायु कई कारणों से मृदुल है।
जलवायु कितने जिन कारणों से मृदुल है, उसके प्रमुख कारणों में एक है कि ये तीन ओर से महासागर से घिरा हुआ है। दूसरा, पठार की अधिक ऊंचाई जो है वो यहाँ की जलवायु को शीतल बना देती है। साथ ही साथ जो पश्चिमी तट के साथ ठंडी समुद्री धारा बहती हैं वो यहाँ की जलवायु को और भी शीतल कर देती हैं। बात समझ रहे हैं ना? दक्षिण अफ्रीका के जलवायु का मृदुल होना निर्भर करता है कि तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है, पठार अधिक ऊंचाई पर है जिससे जलवायु शीतल होती है, पश्चिमी तट के साथ ठंडी समुद्री धारा बहती है जो जलवायु को और भी शीतलता प्रदान कर देती है। याद रखना है। ऑरेंज और वाल नदियां ड्रकन्सबर्ग पर्वत से निकलती। ऑरेंज और वाल ये क्या है? ये नदियों के नाम है भाई। ये निकल रही है कहां से? ड्रकन्सबर्ग पर्वत से। ये दक्षिण अफ्रीका की नदियां हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। दोनों नदियां अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं। ड्रकन्सबर्ग पर्वत से निकलकर ऑरेंज और वाल नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। यहाँ पे एक नदी है लिम्पोपो जो देश की उत्तरी सीमा के साथ कुछ दूर तक बहती है। लिम्पोपो नदी देश की उत्तरी सीमा के साथ बहती है। तटीय भागों को छोड़ दिया जाए तो देश के शेष भागों में वर्षा अधिक नहीं होती है। तटीय भागों में ही ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है ना? देश के अधिकांश इलाके में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना होगा कि वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है सत्य नहीं है, लेकिन देश के अधिकांश भाग में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है ये सत्य है। लेकिन दक्षिण तटीय प्रदेश में वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। अधिकांश भागों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन दक्षिण तटीय प्रदेशों में ये वर्षा शीत ऋतु में होती है। साधन और उनके उपयोगों की बात करें तो देश के मिट्टी और फसल, देश के पश्चिमी भाग के एक बहुत बड़े हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती, अतः यह एक सूखा प्रदेश है। पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है। पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है दक्षिण अफ्रीका के। इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने का कृषि योग्य नहीं है। मतलब जहां वर्षा होती है, जहां वर्षा नहीं होती वहां तो मैदान है और वो सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जहां पे वर्षा होती है वो एरिया कैसा खेती नहीं की जा सकती क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र में आता है। सिर्फ उत्तरी मध्य भाग जो कि वेल्ड प्रदेश है, यहाँ की भूमि उपजाऊ भी है, यहाँ सामान्य वर्षा भी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होने के बावजूद भी, हो सकता है कथन के रूप में आ जाए कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होने के बावजूद भी खेती नहीं की जा सकती, खेती संभव नहीं है। तो कारण में क्या दे दिया जाए? यहां की अधिकांश भूमि पहाड़ी है। तो कथन कारण भी सही, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। बात समझे? जी। इसलिए देश की कुल भूमि के 8वें हिस्से पर ही खेती की जाती है। मक्का मुख्य फसल है यहाँ की, भैया याद रखना है। इनके अलावा गेहूं, जौ और अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। ये अपना है दक्षिण अफ्रीका। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट लंदन यहाँ पे है। आप देखिए पोर्ट एलिजाबेथ यहाँ पे है। ये ड्रकन्सबर्ग पर्वत है, ये हमारा है ना। नटाल भी देखो यहीं पे है, गांधी जी वाला मामला था। ऑरेंज फ्री स्टेट किम्बरले है यहीं पे। कारू प्रोविंस के ग्रेट कारू केप प्रोविंस, ऐसे सब केप टाउन आशांतरित तो देखो ये है, ये वाला है स्थल का भाग घुसा हुआ है समुद्र में, यही है आशांतरित। ठीक है, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना। फिर यहीं पे देखिए प्रिटोरिया भी तो यहीं का है ना, अफ्रीका महाद्वीप का। गांधी जी यहाँ भी गए हैं। ट्रांसवाल भी यहीं पे है, जोहान्सबर्ग है। ये वाल देखो नदी थी ना, वाल और ऑरेंज दो नदियां है ना। चलो यहाँ पे एक चीज और देख लेंगे, जैसे अभी ये बता रहे हैं ना किम्बरले, देखो यहाँ पे किम्बरले लिखा ना, ये किम्बरले ये रहा, इसका है किम्बरले, ये हीरा के लिए है। ठीक है, ऐसे इन्होंने दे रखा है। पशुपालन, दक्षिण अफ्रीका में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व है।
चारागाहों में पशुओं के प्रजनन पालन को पशुचारण खेती कहते हैं। चारागाहों में जो पशुओं के प्रजनन और पालन किए जाते हैं उनको पशुचारण खेती कहते हैं। पशुओं, देखो प्रजनन के अलावा पालन भी है, या पालन के अलावा प्रजनन भी है, ठीक है, ध्यान रखना। पशु और भेड़ बकरियों को दूध, मांस, ऊन, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छे किस्म की ऊन के लिए विख्यात। जो दक्षिण अफ्रीका में मेरिनो भेड़ पाली जाती है वो अपने अच्छे किस्म के ऊन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में ऊन के निर्यातक देशों में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा नंबर है। ये भाई करंट का टॉपिक, इसको आप लोग देख लेंगे, करंट से जोड़ दिया जाएगा। कुछ भागों में फर्मों पर फसल उगाने के साथ साथ पशु भी पालते हैं। इस प्रकार की कृषि को मिश्रित कृषि बोलते हैं। हम सब भी मिश्रित कृषि करते हैं। खनिज और उद्योग की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका विश्व में सबसे अधिक सोना हीरा उत्पादन करता है। विश्व का, ये भी करंट से देख लेना है, विश्व का लगभग आधा सोने की खानें जोहान्सबर्ग के आसपास हैं। स्वर्णयुक्त चट्टानों को बारूद के विस्फोट से तोड़ा जाता है। स्वर्णयुक्त चट्टानों को, ये बात आप लोग लिख सकते हैं। फिर इन्हें कूटा, धोया, छाना जाता है। उसके बाद रासायनिक घोल में डाल दिया जाता है। सोना गलकर अयस्क से अलग हो जाता है। किम्बरले हीरे की खान का केंद्र है। प्लेटिनम, मैग्नीज, यूरेनियम, तांबा, लोहा, एस्बेस्टस, कोयला आदि भी मुख्य खनिज हैं और खनन यहाँ के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने दे रखा गेहूं का संकेत, मक्का का संकेत, गन्ना का संकेत, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए जैसे Cu कॉपर है, जैसे यहाँ पे प्रिटोरिया दिया है, जोहान्सबर्ग दिया है, तो अब इनमें देखिए कौन सा संकेत किसके लिए है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप कहीं और पढ़ेंगे तो वो उतना सब कुछ नहीं दिया रहेगा, लेकिन इसमें अगर पढ़ लेंगे जोड़ के, जैसे मान लो पूछा जाए केप प्रोविंस के बारे में, केप प्रोविंस देखो ये वाला संकेत यहाँ पे दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, गेहूं के लिए है। एक ये भी दिख रहा है यहीं पे, ये अंगूर जैसा ना कुछ मेरे ख्याल से, केप प्रोविंस अंगूर के लिए भी है। ग्रेट कारू, यहाँ पे छोड़िए ग्रेट कारू को, ये भेड़ है, ये भेड़ तो छोड़ो। किम्बरले आपका हीरे के लिए है। नटाल यहाँ पे है ना, सी लिखा हुआ है यहाँ पे। सी मतलब नटाल मतलब कोयला हो जाएगा। ऐसे आप संकेत देख लेंगे, इससे थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और वाल देखिए, नदी है, वाल एक शहर भी मेरे ख्याल से। अब ये फेरस मतलब लोहा के लिए है। जोहान्सबर्ग किसके लिए है, तो देखिए एयू लिखा हुआ है, एयू मतलब सोना होता है, जोहान्सबर्ग हो गया। एयू प्रिटोरिया भी है, देखो प्रिटोरिया एयू सोना यहाँ भी हो जाएगा। ट्रांसवाल है, याद देखो ये लोहा इसके लिए है, नहीं प्रिटोरिया तो इसका होगा, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका उद्योग धंधों में सबसे आगे। खेती से प्राप्त कच्चे माल से यहाँ अनेक वस्तुएं बनाई जाती। डिब्बों में बंद फल, संसाधित खाद्य पदार्थ, चीनी, सिगरेट, मांस, दूध के उत्पाद, कपड़ा यहाँ के उद्योगों में बनी वस्तुएं हैं। लोहा इस्पात उद्योग इस देश का प्रमुख उद्योग बन गया और धातु उद्योग, रासायनिक उद्योग भी विकसित हो रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या आप लोगों को देखना पड़ेगा अलग से ही। और एक चीज देख सकते हैं, जनसंख्या यहाँ पे एशियाई और अनुमिश्रित वर्ग की है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें और क्या देख लिया जाए, कुछ है कि नहीं। ये रंग भेद की नीति को क्या बोलते थे यहाँ पे, अपार्थीड। जाति और रंग के आधार पर भेद करने की नीति को रंग भेद नीति या अपार्थीड कहते हैं, ये बात याद रखना है। और कुछ इसमें है जो पढ़ने लायक आपको नहीं। अफ्रीका अपने अमानवीय नीतियों को छोड़ने पर मजबूर होगा। इसी नीति के समाप्त होने पर ही दक्षिण अफ्रीका के सभी निवासी, ये तो ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, व्यापारिक औद्योगिक। जोहान्सबर्ग क्या है, सबसे बड़ा नगर होने के साथ साथ व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र भी है जोहान्सबर्ग। प्रिटोरिया नगर क्या है, देश की राजधानी है। प्रिटोरिया इसकी राजधानी है क्या, दक्षिण अफ्रीका की। लेकिन वैधानिक राजधानी केप टाउन में है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके सर्वोच्च अंग यहीं पर हैं। वैधानिक राजधानी केप टाउन क्यों है, क्योंकि सब सर्वोच्च अंग यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बंदरगाह भी आपका केप टाउन ही है। डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ देश के दो अन्य प्रमुख बंदरगाह हैं। तो पोर्ट एलिजाबेथ के बारे में मान लो ना पूछा जाए, क्योंकि पोर्ट नाम ही जुड़ा हुआ है।
डरबन के बारे में पूछ लिया जाए तो ये क्या है? बंदरगाह नगर है। ठीक है ना? देश में काफी रेल मार्ग बनाए गए, इनकी सहायता से ही देश की खनिज संपदा, कृषि और उद्योगों का विकास संभव हो सका है। अब यहाँ पे मिश्रित खेती, रंगभेद नीति, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये क्या क्या है ये सब आपको पता है। दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सी है? बोलिए भैया, कोई बता दो। ड्रेकन्सबर्ग। वेल्ड का क्या अर्थ है? वेल्ड घास घास का मैदान। दक्षिण अफ्रीका की जलवायु को मृदुल होने का कारण क्या है? वही कारण है। कौन कौन सा? तीनों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है और ऊंचे पठार हैं। ऊंचे पठार हैं, समुद्री जलधाराएं हैं, ये तीनों मिलती हैं तो यहाँ की जलवायु को मृदुल बना देती हैं, है ना। मिश्रित खेती का मतलब है कि खेती के साथ साथ पशुपालन का भी व्यवस्था है। हीरों की खान का केंद्र कौन सा है? यहाँ पे अफ्रीका में खान का केंद्र। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये सबसे बड़ा सवाल। केप टाउन। नहीं, पोर्ट एलिजाबेथ। पोर्ट एलिजाबेथ सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह देखो कौन सा है? डरबन और पोर्ट केप टाउन है ना भाई। सबसे बड़ा बंदरगाह केप टाउन है। ये जो है आपका ना, ये पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका सुदूर दक्षिणी अग्रभाग माना जाता है। अब ये बताओ इसमें कौन कौन सा है? आशा अंतरिक्ष। एक मिनट, ये जो आशा अंतरिक्ष है ना, इसका दक्षिणतम अग्रभाग है। बस समझे? आशा अंतरिक्ष। दक्षिण अफ्रीका में हीरों की खान का केंद्र क्या है? किम्बरले जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में तो सोना है सर। लो, ठीक है, हो गया। आप ही की बात मान ली भाई। ठीक है ना? ये इस देखिए इस तरीके से खत्म हो गया। 2 मिनट नहीं लगा चैप्टर समाप्त होने में, है ना। ऐसे पढ़ते हैं हम सब। ठीक है, फिर अब इस चैप्टर का टेस्ट हम करवा देंगे कल। ठीक है, अब चलेंगे हम।